हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की एक क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 4 का डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको नाम बता दूं यूनिट 4 का, वो है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इसमें जो ये आपकी बुक है, इसमें लेक्चर नंबर 24 के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि इस क्लास में हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ये है आपका आज का मेन टॉपिक, जो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि SAR। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पर हमने इसमें ड्रग डिजाइन के बारे में बात की थी, उससे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, जिसमें हमने किसके बारे में बात की है, ड्रग के बारे में बात की है, ड्रग जो मेडिसिन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है, ये किस चीज को लेकर दी गई है, ये इस चीज को लेकर दी है जब आपकी किसी भी दवाई में या किसी भी कंपाउंड बोल सकते हैं, किसी कंपाउंड में कोई चीज मिला दी जाए तो उसके साथ जो रिलेशन बनता है किसी कंपाउंड का, वो उसकी एक्टिविटी पर, बायोलॉजिकली जो एक्टिविटी होती है उस पर क्या प्रभाव डालती है, इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको इसमें क्या बताती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें बताते हैं, थोड़े थोड़े साथ में करते चलते हैं। ठीक है, तो इसमें 19th सेंचुरी में, ध्यान से सुनना, 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स को डेवलप किया गया, कुछ ऐसे कंपाउंड को डेवलप किया गया या उनको क्या किया गया, ढूंढा गया, जो क्या हो, जो नेचर में पाए जाते हो। अब आप सभी को पता है कि नेचर वाली चीजें क्या होती हैं, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती, बहुत यूजफुल चीजें होती हैं। तो 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स को आइसोलेट किया गया जो आपके नेचर में पाए जाते हैं और टॉक्सिक नहीं होते हैं। अब इसमें ये देखते हैं, जो कंपाउंड है ये बायोलॉजिकली एक्टिव भी होते हैं, मतलब अगर उन दवाइयों को, उन कंपाउंड को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम ग्रहण करते हैं, तो उसमें क्या होगा, वे हमारे बायोलॉजिकली एक्टिव होंगे और हमारी जो बीमारियां होंगी, शरीर के अंदर जो बीमारियां होंगी, उनसे भी क्या करेंगे, उनसे क्योर करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे इसमें ये चीज देखी गई है, हर एक कंपाउंड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर प्रेजेंट कुछ ग्रुप के कारण होती है। क्या, किसके कारण होती है, उसके अंदर प्रेजेंट कुछ ग्रुप के कारण होती है। और वो जो ग्रुप होता है, इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है फार्माकोफोरिक ग्रुप। अब ये जो ग्रुप होता है, फार्माकोफोरिक ग्रुप जो होता है, जो जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी कंपाउंड बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाता है। ये क्या आप कोई भी दवाई को ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हो, जैसे मान लो कोई नेचर में कोई चीज पाई जाती है, दवाई मानी जाती है, कोई भी मान सकते हो, क्या वो डायरेक्ट ऐसे कंज्यूम कर सकते हो। मान लो किसी पेड़ की छाल है, स्किन है, पेड़ की छालें भी क्या होती हैं, अलग अलग चीजों में यूज की जाती है, तो उसमें क्या है, क्या उसको आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर लेते हो, नहीं किया जाता ना। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दूं, हमारे घर पे भी बेसिकली यूज किया जाता है, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे ना, जिनको इन चीजों के बारे में पता होगा, वो करते हैं बहुत से। जैसे किसी के दांतों में पायरिया लगा होता है, किसी के दांतों में दर्द होता है, तो उसमें क्या होता है, कई तरह की पेड़ की छाल पानी में उबाल के जो पानी होता है ना उसका छाल का, उससे क्या करते हैं, गार्गल करते हैं। तो उससे क्या होता है, दांतों की जो पायरिया होता है वो भी इसको रेगुलरली कंटिन्यू करने पर वो भी दूर हो जाता है, और उसमें भी क्या होती हैं, उसमें आपके दांतों में, टीथ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, सॉल्व होती चली जाती हैं। ठीक इसी तरह से जो हम कंपाउंड नेचर से फाइंड करते हैं, जो भी कंपाउंड हमें नेचर से मिलते हैं, क्या हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसमें जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, उसमें भी क्या करते हैं, उसमें भी पानी में उबालते थे हम, उन छाल को, उन लकड़ियों को क्या करते थे, पानी में उबाला था। ठीक इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अगर ये जो आपके फार्माकोफोर ग्रुप्स हैं, अगर जो ये आपके फार्माकोफोर ग्रुप्स हैं सिंपली मॉडिफाई कर दिए जाए, सिंपली मॉडिफाई, कोई भी सिंपल रिएक्शन कर दी जाए और सिंपल रिएक्शन करने के बाद वो बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाए, सिंपल रिएक्शन करने के बाद, ध्यान से सुनना मैं जो बात बता रही हूँ, वो बायोलॉजिकल एक्टिव हो जाए, तो वो कंपाउंड क्या होंगे, बहुत ही कम टॉक्सिक होंगे, बहुत ही कम हार्मफुल होंगे। लेकिन अगर वहीं उन कंपाउंड में हमें क्या करनी पड़ रही है, बहुत सारी रिएक्शन करनी पड़ रही है बायोलॉजिकल एक्टिव बनाने के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, तरह तरह की चीजें मिलाएंगे। अब तरह तरह की चीजें मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। सिंपल है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हमें कुछ ग्रुप्स के बारे में दिया गया है, कुछ ग्रुप्स के बारे में बताएंगे कि किस ग्रुप का जोड़ने पर किसी कंपाउंड के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है, वो लो टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक हो जाता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी एक्टिविटी के बारे में देखेंगे कि कंपाउंड कुछ मान लो A+B करने पर वो बायोलॉजिकल एक्टिव होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया वो 19th सेंचुरी वाला और फार्माकोफोरी ग्रुप तक वो लिखते हैं। अभी इसमें लिखिए, इसमें इन 19th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में वेरियस प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू, products of medicinal value were isolated, medicinal value were isolated and studied for their pharmacological effect, pharmacological effect या pharmacological activity। ठीक है, their pharmacological activity। ठीक है, नाइनटीन सेंचुरी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिले हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट पृथक किए गए हैं, आइसोलेटेड किए गए हैं, जो क्या होंगे, जो स्टडी किए गए होंगे वेरियस फॉर देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। वो क्या होंगे, उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में की एक्टिविटी के बारे में जिनमें स्टडी की गई होगी। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें नेचुरल भी ऐड कर सकते हो। कहाँ करोगे, वेरियस नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे लिख लो नेचुरल, जो प्रकृति से मिले हैं हमें, जो प्रकृति का तोहफा है हमारे लिए। ठीक है, वेरियस नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू वर आइसोलेटेड एंड स्टडीड फॉर देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। आगे लिखो, इसमें आगे क्या लिखोगे, इसमें इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, it was observed that their pharmacological activity of compound is due to the presence of specific group, in it, और वो क्या कहे जाते हैं, वो ग्रुप्स कहे जाते हैं फार्माकोफोर ग्रुप। लिखो इसमें सच ग्रुप्स, आगे सच ग्रुप्स आर टर्म्ड एज या फिर नेम्ड एज फार्माकोफोर ग्रुप। ठीक है, आगे लिखो। अब इसमें ये नोट डाउन कर लेना, ये वाली जो चीज़ है फार्माकोफोर ग्रुप वाली, ये इसमें से वेरी शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बन सकता है कि फार्माकोफोर ग्रुप जो बनते हैं वो किस लिए बनते हैं या इनकी डेफिनेशन बताओ। तो यहाँ से आप क्या बताओगे, वो बताओगे कि
फार्माकोफोर ग्रुप वे होते हैं जो आपके वेरियस नेचुरल प्रोडक्ट, यानी कि जो आपके नेचुरल मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर जो ग्रुप क्या दिखाते हैं, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहे जाते हैं फार्माकोफोरिक ग्रुप कहे जाते हैं, फार्माकोफोर ग्रुप। आगे लिखो अब इसमें इफ, अब हम इसमें बताएंगे कि अगर वो आसानी से क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, सिंपली मॉडिफाई हो जाते हैं। इफ फार्माकोफोरिक ग्रुप इज, फार्माकोफोरिक ग्रुप is simply modified, simply modified, simply modified, then simply modified, then it will give, या फिर ऐसे लिख सकते हैं then gives more pharmacological effect, effect या फिर एक्टिविटी with low toxicity, ठीक है, कम विषाक्तता के साथ, टॉक्सिसिटी जो कम विषैले हों, जो कम टॉक्सिक हों, हमारी बॉडी के लिए कम हार्मफुल हो। ठीक है बेटा, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका इफेक्ट आपके कंपाउंड के बारे में बताएगा कि वो कम टॉक्सिक है, ज़्यादा टॉक्सिक है। यहाँ पे इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब इसमें, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। पहला इफेक्ट है ये। अब ये इफेक्ट क्या है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे बताएं बेटा? बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें एल्काइल ग्रुप रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? आपके जो आप फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे OH, NH2, अगर इनमें अगर आप H की जगह पर एल्काइल ग्रुप रख दोगे, यानी कि R, एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, जो मर्जी वो हो सकता है, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। कभी कोई और सा मिथाइल भी नहीं, कभी कोई और सा ग्रुप जोड़ दो, जैसे सल्फोनिल ग्रुप जोड़ दो, सल्फेट ग्रुप जोड़ दो, जो मर्जी वो जोड़ दो, सिर्फ एल्काइल ग्रुप जोड़ना है। ठीक है, अगर आप H को रिप्लेस करोगे एल्काइल ग्रुप से तो वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, एनिलीन होता है। एनिलीन में क्या होता है? एनिलीन कैसे बनती है? ये होती है आपकी एनिलीन, यही होती है ना। अगर आप एनिलीन के अंदर क्या कर दो, H को रिप्लेस कर दो, किससे करोगे? एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे, तो ये इसकी बायोलॉजिकली एक्टिविटी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। यही है इसमें। और इसके बारे में अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे। बेटा जो आपको बताया बस छाप दो सीधा। कैसे छापोगे बताएंगे अभी आपको। लिखिए इसमें आगे, इफ वी replace hydrogen atom of, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, OH ग्रुप और NH2 ग्रुप किसके साथ रिप्लेस करोगे? रिप्लेस करोगे आप एल्काइल ग्रुप से। If we replace hydrogen atom of OH group, NH2 group with alkyl group, then it will decrease their biological एक्टिविटी। ठीक है,
उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। एग्जाम्पल के लिए क्या लूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर हम एनिलीन के हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो वो उसके गुणों को भी क्या कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो इफ वी रिप्लेस हाइड्रोजन एटम ऑफ एनिलीन, H एटम लिख रही हूं, हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एटम ऑफ एनिलीन बाय एल्काइल ग्रुप, देन it will decrease the relative property of aniline, decrease its relative property, ऐसे लिख सकते हो, its relative properties, ठीक है, उसके गुणों को खत्म कर देता है। ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट। अब इसके बाद चलेंगे सेकंड इफेक्ट की तरफ। उसके पहले आप क्या करेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे। देखो बेटा, अब इसमें आगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इफेक्ट। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इफेक्ट किस तरह से पता करोगे? देखो, अब आपको केमिस्ट्री में दो टाइप के कंपाउंड पढ़े होंगे आपने, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक को लेकर अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। एलिफेटिक कंपाउंड को लेकर बात करेंगे। एलिफेटिक कंपाउंड जिसमें आपके सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और क्या एक रिंग नहीं बनी होती, बस कंपाउंड ऐसे सीधे सीधे जुड़े होते हैं। वही एरोमेटिक जिनमें रिंग होती है। सिंपल सा तरीका बता रही हूँ आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, अब देखो इसमें आगे, इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस। एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, यानी कि OH ग्रुप अगर आपका प्रेजेंट होगा, तो वो उतनी ही ज्यादा उसकी क्या करेगा, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सबको घटाता चला जाएगा एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे, पहले लिख लो इसमें। इन एलिफेटिक कंपाउंड्स, the presence of OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मर्जी है, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप will decrease its biological activity and physiological effect। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। चलो, जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे ना, उतनी ज्यादा इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अब इसमें आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। किसके साथ कंपैरिजन करना चाहोगे, बताओ? ले लो एग्जाम्पल में, कोई भी एग्जाम्पल में ले सकते हो। मान लो मैं हेक्सानॉल ले रही हूं। हेक्सानॉल कैसा होता है? ये है बेटा आपका हेक्सानॉल। कितने हैं? 6 कार्बन प्रेजेंट है और सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप आपका प्रेजेंट है। ये है हेक्सानॉल। 2 पोजीशन पर OH है, तो या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो हेक्सेन 2 ऑल भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, और दूसरा हम क्या लेंगे, सॉर्बिटॉल। लो, क्या होता है सॉर्बिटॉल आपका? नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा नीचे। अब तो दिखना चाहिए भाई। अब यहां पर क्या है आपका, ये है आपका बेटा सॉर्बिटॉल। क्या है ये? सॉर्बिटॉल। अब आप मुझे एक बात बताओ, खुद ही देखो इसमें, क्या आपका सॉर्बिटॉल ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव होगा या फिर आपका हेक्सानॉल?
कौन सा बायोलॉजिकल एक्टिव होगा, सॉर्बिटॉल या फिर हेक्सानॉल? ये होगा आपका सॉर्बिटॉल। बेटा आपका हेक्सानॉल ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव होगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कम OH ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें ज़्यादा, इसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा एक्टिव होगा आपका। ठीक है, इसी तरह से और भी कोई भी ग्रुप की कंपैरिजन कर सकते हैं आप, जैसे पॉलीफिनॉल ले सकते हैं, फिनॉल ले सकते हैं। पॉलीफिनॉल वो होता है फिनॉल के जब हम बहुत सारे ग्रुप को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, इस तरह से OH ग्रुप को लेकर कंपैरिजन कर सकते हो। ये तो बात होगी एलिफेटिक कंपाउंड के लिए। अब बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। पहले ये वाला पोर्शन नोट डाउन करो बेटा। देखो बेटा अब इसमें आगे ये है एरोमेट। एक सेकेंड, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया पॉलीफिनॉल का। पॉलीफिनॉल इसमें है वो प्रोपेनॉल है जो आपका एलिफेटिक के लिए, वो प्रोपेनॉल और ग्लिसरॉल में करके देखना, प्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर बनाना, ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर बनाना और तब देखना। ठीक है, अब देखो इसमें बेटा एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड ये कहता है कि जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे वो उतनी ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करता चला जाएगा। जैसे कोई भी ले सकते हो, सैलिसाइलिक एसिड ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो बेटा, आप यहाँ पर किसी भी की भी कंपैरिजन कर सकते हो। सैलिसाइलिक एसिड बनाओ, कैसे बनता है? ये क्या है आपका, यहाँ पर बेंजीन रिंग होगी और इसमें क्या होते हैं, C+OH ग्रुप होता है और यहाँ पर आपका OH कैसे जुड़े होते हैं, इस तरह से यहाँ आपके बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और फिनॉल ले सकते हो, बता दो कौन ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव होगा, जितने ज्यादा OH ग्रुप उतनी ज्यादा उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये आपका सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, और ये है आपका फिनॉल। ठीक है, इसी तरह से कंपैरिजन किस में कर सकते हो, पॉलीफिनॉल में, फिनॉल में कर सकते हो। पॉलीफिनॉल ऐसे बहुत सारे फिनॉल मिलाकर बनता है। ये हो गया है ऐसे इसका सेकंड वाला इफेक्ट, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए देख लिया। अब इसमें तीसरे वाले पॉइंट की बात करेंगे, पहले से नोट डाउन करिए। देखो बच्चा अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का है। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में जानते हो? अरे भाई बिल्कुल जानते होंगे, 12th में भी पढ़ के आए होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से शायद इसमें। तो देखो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन क्या है। एल्डिहाइड और कीटोन बिल्कुल सिंपल है बेटा, आपका एल्डिहाइड ग्रुप अच्छा होगा, कीटोनिक ग्रुप बेकार होगा। कैसे बेकार होगा, कैसे अच्छा होगा? देखो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है इन कंपैरिजन टू कीटोन। किस तरह से करेगा उसके बारे में बताएंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, इतनी सी बात लिख लेते हैं इसमें। लिखो अब इसमें आगे, स्केच डालने के बाद स्केच डाल लो। ये लिखो एल्डिहाइड गिव्स मोर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फटाफट लिख लो इसमें, फिजियोलॉजिकल गिव्स मोर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इन कंपेयर टू कीटोन। एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये भी बताएंगे हम आपको कि ये कीटोन अच्छा क्यों नहीं है, एल्डिहाइड अच्छा क्यों है, वो बताएंगे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में लो फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, एक कंपाउंड है, वो तो सबको पता है कंपाउंड है। किस तरह का कंपाउंड है ये एंटीसेप्टिक कंपाउंड है। फॉर्मेल्डिहाइड इज एन एंटीसेप्टिक कंपाउंड। फॉर्मेल्डिहाइड इज एन एंटीसेप्टिक कंपाउंड। एंटीसेप्टिक कंपाउंड, ठीक है, एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है फॉर्मेल्डिहाइड। और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये प्रॉपरली वर्क करता है। प्रॉपरली वर्क किसके लिए करेगा, टिश्यूज पर प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है, तो यहां पर आगे लिखो इसमें, इट वर्क्स प्रॉपरली ऑन टिश्यूज। इट वर्क्स प्रॉपरली ऑन टिश्यूज। properly on tissues।
टिश्यूज़ जो होते हैं, हाथ पोंछने वाले टिश्यूज़ नहीं, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो वाले। अब देखो बात करते हैं कीटोन की। कीटोन भी क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कीटोन जो होता है एक हिप्नोटिक एजेंट की तरह वर्क करता है। हिप्नोटिक एजेंट या फिर वो बोलते हैं नारकोटिक एजेंट। नारकोटिक क्या है, अब आपने नाम तो सुना होगा नारकोटिक। नारकोटिक होता है मादक पदार्थों के लिए, जो नशीले पदार्थ होते हैं। कीटोन जो होता है वो ज़्यादा उसमें क्या होते हैं, नशीली चीज़ें होती हैं, जो वो क्या करते हैं, अगर कंज्यूम किया जाता है तो वो क्या कर देते हैं, नशा से चढ़ा देते हैं, मतलब नींद सी आती रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी कीटोन की इस प्रॉपर्टी की वजह से, उसके नारकोटिक प्रॉपर्टी की वजह से कीटोन को एक अच्छा ड्रग नहीं माना जाता है, एक अच्छी दवाई के तौर पे यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे लिखो इसमें, फॉर एग्जाम्पल एसिटोफिनोन। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, ये तो एल्डिहाइड का हो गया, इसमें ले सकते हो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन हैज स्ट्रॉन्ग हिप्नोटिक एक्शन। हिप्नोटिक एक्शन, एसिटोफिनोन के क्या होंगे, ज्यादा हिप्नोटिक एक्शंस होंगे। या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो, कीटोन्स के पास कैसी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है, नारकोटिक रिप्रेजेंट करता है। कीटोन्स हैव नारकोटिक एक्शंस। इससे पहले लिख लेना चाहो तो ये हैव नारकोटिक एक्शंस, नारकोटिक एक्शन। ठीक है, अब बेटा आप कहते हो कि हिंदी में पढ़ाओ, क्या मैं आपको समझा रही हूँ किसी और भाषा में समझा रही हूँ, क्या अरबी फारसी का इस्तेमाल थोड़ी कर रही हूँ मैं, ये हिंदी तो है। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ें बता रही हूँ मैं हिंदी में तो एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब जो चीज़ें आपको इंग्लिश में ही वही वर्ड बोले जाते हैं, हिंदी में वही वर्ड बोले जाते हैं। जैसे एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही बोलेंगे, कीटोन है कीटोन भी बोलेंगे। तो इसमें अलग कोई कुछ नहीं है, बस जो आपको समझा रहे हैं वो तो हिंदी में समझा रहे हैं, समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज का क्या है, वो तो आप खुद भी बना के लिख दोगे। ठीक है, अब आगे इसमें देखो नेक्स्ट वाला इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, पॉइंट नंबर 4, पहले से नोट डाउन करो। देखो बेटा अब इसमें आगे इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप, फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप का इफेक्ट कैसे, अमीनो ग्रुप से जो होते हैं, यानी कि आपके अमीनो ग्रुप कौन से होते हैं, NH2 वाले होते हैं ना, ये वाले ग्रुप टॉक्सिक होते हैं, पर इन ग्रुप्स का एल्काइलेशन और एसिलेशन करने पर ये अपनी टॉक्सिसिटी रिड्यूस कर देते हैं। एल्काइलेशन एसिलेशन, एल्काइलेशन क्षारीयकरण और एसिलेशन अम्लीयकरण। ठीक है, क्षारीयकरण और अम्लीयकरण करने पर ये अपनी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। एनिलीन टॉक्सिक होता है, पता है, NH2 ग्रुप है, टॉक्सिक होगा। लेकिन एसिड एनिलाइड क्या होता है, फेब्रिफ्यूज होता है। फेब्रिफ्यूज क्या, ज्वरनाशक। आप देखो एनिलीन खाली टॉक्सिक रहेगा, उसको यूज नहीं करोगे। जब वो पहले से ही अपनी टॉक्सिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो बॉडी में घुलने के बाद क्या करेगा, वो और ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, एल्काइलेशन और एसिलेशन करेंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटाइलाइड बन जाएगा। और ये क्या होता है, एक अच्छे ज्वरनाशक फेब्रिफ्यूज का वर्क करता है। ठीक है, एरोमेटिक अमीन जो होते हैं और ये आपके हाइड्रोजीन्स जो होते हैं, ये अच्छे पेन किलर और फेब्रिफ्यूज ज्वरनाशक का भी काम करते हैं। इस टाइप की प्रॉपर्टीज ये खुद में रखते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट, कोई डाउट हो किसी भी चीज को लेकर, टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, इस टॉपिक से, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करा करो। आप मैसेज करते हो, कमेंट बॉक्स में बताते हो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी पता चलता है हमें भी। ठीक है, अब आगे देखो इफेक्ट ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्त का क्या प्रभाव होता है, अनसैचुरेशन असंतृप्त होता है। ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग द अनसैचुरेशन। टॉक्सिसिटी कंपाउंड की क्या होती है, उसकी विषाक्तता, यानी कि उसके अंदर विषैले पदार्थ क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे उसकी अनसैचुरेशन असंतृप्तता बढ़ती चली जाती है। आगे देखो, इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड की कंपैरिजन में देखो ये संतृप्त है, ये असंतृप्त है, कंफ्यूज नहीं होना। जो आपके क्रोटोन एल्डिहाइड, कार्बोन और एक्रोलिन होते हैं, ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा आपके ये क्रोटोन एल्डिहाइड, कार्बोन और एक्रोलिन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया इसका।
ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब आगे देखो 6 पॉइंट, इफेक्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक इन्हीं प्रभावों की तरह आइसोमेरिज्म भी एक इफेक्ट दिखाता है, आइसोमेरिज्म का भी प्रभाव पड़ता है। किस तरह से पड़ेगा? आइसोमेरिज्म प्लेज एन अ सिग्निफिकेंट रोल ऑन फिजियोलॉजिकल एक्शन। किस तरह से? जैसे बेटा आपका कोकेन जो है ये एनेस्थेटिक होता है नेचर में, एनेस्थेटिक इफेक्ट आपका ये रिप्रेजेंट करता है, जबकि इसी का आइसोमर अल्फा कोकेन इस टाइप का कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है, इस टाइप का कोई भी एक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखा है कोकेन इज एनेस्थेटिक इन नेचर वाइल अल्फा कोकेन इज नॉट, जबकि आपका अल्फा कोकेन क्या होता है? एनेस्थेटिक नहीं होता है, ठीक है। तो बेटा आपका यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप खत्म हो गया, ये वाला टॉपिक खत्म हुआ है, यूनिट खत्म नहीं हुआ है, यूनिट स्टार्ट हुई है। आपकी यूनिट बहुत बड़ी है ये, लेकिन घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है, सारे टॉपिक इसी तरह से धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। और हाँ, जितनी कोशिश की जा रही है, कुछ बच्चों के एग्जाम्स भी हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India। इस पर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं टॉपिक से अलग, कभी टॉपिक पूछने चलो, आपके टॉपिक के जो भी डाउट है ना वो कमेंट में मैसेज कर दिया करो, मैं देख लूंगी, आपके जो भी डाउट है क्लियर कर दिया करूंगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करो, सर्च करो फिजिक्स गुरु इंडिया, चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। बाकी चीजें करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर, आज करेंगे बस इतना ही। तब तक आप इसको करिए, इसमें कोई भी डाउट है तो मैसेज करिए, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।